रेगुलेशन 5 बात करता है ट्रेडिंग प्लान की, एंड ये रेगुलेशन बेहद काम का है। मेरी कंपनी का केएमपी हुआ, प्रमोटर हुआ, आपको जब भी अपनी कंपनी के खुद के शेयर बेचना है, खरीदना है, लॉ ने बोला एक तरीका होता है, राइट। यू नीड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग प्लान। ऐसा नहीं है आपको जब आए तब आपने शेयर बेच दिया या खरीद लिए, क्योंकि आपके शेयर खरीदने बेचने से हो सकता है आप इनसाइडर ट्रेडिंग, कोई अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बेस पर आप वो शेयर खरीदने या बेचने वाले हों। तो लॉ ने बोला आप ट्रेडिंग प्लान बनाओ यार, राइट। एज पर रेगुलेशन 5, आपको रेगुलेशन नंबर याद रखना है। एन इनसाइडर शैल बी एंटाइटल्ड टू फॉर्मुलेट अ ट्रेडिंग प्लान। आपको क्या बनाना है यार? ट्रेडिंग प्लान बनाना है और प्रेजेंट करना है कंप्लायंस ऑफिसर को, कंपनी सेक्रेटरी को। आपको अप्रूवल देना पड़ेगा, हमको अप्रूवल देना पड़ेगा अप्रूवल के लिए, और अकॉर्डिंगली आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा पब्लिक में डिस्क्लोजर। अब वो ट्रेडिंग प्लान जो आपने बनाया है, सबसे पहली बात तो जब से आपने वो ट्रेडिंग प्लान डिस्क्लोज किया है तब से आपको 6 मंथ तक कोई ट्रेड नहीं करना है, पहला पॉइंट, राइट। जब से आपने वो ट्रेडिंग प्लान पब्लिक को बताया, कंप्लायंस ऑफिसर अप्रूवल ली, तब से आपको, से फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में बताया तो आपको जुलाई के बाद ही ट्रेड करना है, उसके पहले ट्रेड अलाउड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 2 तरह के बैन लगा दिए आपके ऊपर सब। जब आपका फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2020 है, राइट, ये आपका फाइनेंशियल पीरियड का क्लोज है। लॉ ने बोला इसके 20 डेज, इस ड्यूरेशन के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना। मतलब मोटा मोटी अगर हम लें तो फॉर एग्जांपल 11 मार्च, राइट, तो 11 मार्च से लेकर ये 20 डेज में आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट। एक तरह का ये लगा दिया। और दूसरा, जब आपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं उसके सेकंड ट्रेडिंग डे के बाद ही ट्रेड करना, ये आपको ट्रेडिंग प्लान में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। 2 बातें, पहला क्या है यार कि आपका जो भी क्लोजिंग ईयर है उसके 20 डेज प्रायर तक आपको क्या नहीं करना है, मतलब उन 20 डेज में 10 या 11 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कोई ट्रेड नहीं करना है आपको, एक बात। दूसरी बात, जब भी फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज करोगे आप, उसके सेकंड डे के छोड़कर फिर आपको ट्रेड करना है। सच ट्रेडिंग प्लान शेल नॉट एंटेल ट्रेडिंग फॉर अ पीरियड बिटवीन द 20th ट्रेडिंग डे प्रायर टू द लास्ट डे ऑफ एनी फाइनेंशियल पीरियड फॉर विच द रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अनाउंस्ड एंड द सेकंड ट्रेडिंग डे आफ्टर द डिस्क्लोजर ऑफ सच फाइनेंशियल रिजल्ट्स। कम से कम जो ट्रेडिंग प्लान बनाना है वो 12 महीने का बनेगा, एक बात। नेक्स्ट क्या है आपका, 2 ट्रेडिंग प्लान साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं करेंगे। पुराना ट्रेडिंग प्लान खत्म नहीं हुआ, नया एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लॉ ने बोला क्या टाइम पास है यार, आपको ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है, राइट। पहले एक खत्म होने दो फिर नया लाना। अच्छा, जब भी आप ट्रेडिंग प्लान बनाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा यार मैं इतने शेयर्स लूँगा या बेचूंगा, इतने शेयर्स, या तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ खरीदना बेचने की बात करना है आपको, या कितने रुपए का। आपने बोला मैं 10 करोड़ की होल्डिंग को सेल करूंगा या परचेज करूंगा, ये आपको बताना पड़ेगा एडवांस में। और सच ट्रेडिंग प्लान शेल नॉट एंटेल ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ फॉर मार्केट अब्यूज़। आपको मैनिपुलेटिव काम नहीं करना है, राइट। ध्यान रखना, रेगुलेशन नंबर 5 विच टॉक्स अबाउट द ट्रेडिंग प्लान बेहद काम का कॉन्सेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। आगे रेगुलेशन नंबर 6 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग बाय इनसाइडर्स। डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग बाय इनसाइडर्स की बात करें, डील्स विद द जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग बाय इनसाइडर्स। फर्स्ट पॉइंट, द डिस्क्लोजर मेड बाय द पर्सन शेल नॉट इंक्लूड दोज रिलेटिंग टू ट्रेडिंग बाय सच पर्सन इमीडिएट रिलेटिव, राइट। इमीडिएट रिलेटिव कवर होंगे, उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड बाय एनी अदर पर्सन फॉर हुम सच पर्सन टेक्स ट्रेडिंग डिसीजंस, या और कोई व्यक्ति जो ट्रेडिंग डिसीजंस लेता हो उनको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एक बात। सेकेंड, द डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी शैल नॉट इंक्लूड ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। आपको डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स शामिल नहीं है। Of securities and the traded value of derivatives shall be taken into account for this purpose. However, trading in derivatives of security is permitted by any law for the time being in force, right? But trading in derivatives अगर law ने permit करा है तो अलग बात है।
सच डिस्क्लोजर शैल बी मेंटेन बाय द कंपनी, एंड आपने जो ये डिस्क्लोजर दिया है इसका आपको रिकॉर्ड रखना है 5 ईयर्स तक, राइट। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग बाय इनसाइडर का, राइट। तो हमने बात करी रेगुलेशन 5 की, हमने बात करी रेगुलेशन 6 की, एंड दोनों ही रेगुलेशन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। रेगुलेशन नंबर 5 क्या बोलता था कि भाई जब भी आप ट्रेडिंग प्लान बनाओगे इन चीज़ का ध्यान रखना, एंड रेगुलेशन नंबर 6 ये बोल रहा है कि आप ट्रेड करो या आपके रिलेटिव इमीडिएट रिलेटिव ट्रेड करें, या कोई भी व्यक्ति जो ट्रेडिंग डिसीजंस ले रहा है उसको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। ये हमारे पास कौन सा रेगुलेशन है यार, रेगुलेशन नंबर 6 की हमने बात की है। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार रेगुलेशन नंबर 7(1) एंड रेगुलेशन नंबर 7(2). एक बात करता है इनिशियल डिस्क्लोजर की और एक बात करता है कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर की, राइट। कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों की बात करें हम। इनिशियल डिस्क्लोजर मतलब आपको फर्स्ट टाइम डिस्क्लोज करना है, एंड कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर मतलब जब जब ये इवेंट होगा तब तब आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो हमारे पास दो तरह के डिस्क्लोजर हैं। 7(1) बात करता है इनिशियल डिस्क्लोजर की, जो आपका फर्स्ट टाइम रहेगा, और उसके बाद जब जब इवेंट होगा, वो जब जब वो इंसिडेंट होगा, सिचुएशन आएगी, तब तब आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये बात करता है 7(2), रेगुलेशन 7(2), राइट। बहुत ध्यान से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो इनिशियल डिस्क्लोजर की बात करें तो लॉ ने बोला एवरी प्रमोटर मेंबर of the promoter group, key managerial person or director of the company whose securities are listed or any recognized stock exchange। मतलब कोई भी लिस्टेड कंपनी का प्रमोटर है, मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप है, KMP है या डायरेक्टर है, राइट, shall disclose his holding of securities of the company as on the date of these regulations taking effect to the company। आपको जब से ये रेगुलेशन आए हैं मतलब तब से प्रोहिबिशन ऑफ सेबी, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 आए हैं, तब से आपको 30 दिन में इनका डिस्क्लोज करना है इसके अकॉर्डिंग। मतलब ये हुआ इनिशियल डिस्क्लोजर, ये पॉइंट जा चुका है, आज के डेट में काम का नहीं है, राइट। सेकेंड पॉइंट, कोई भी एवरी पर्सन ऑन अपॉइंटमेंट, कोई भी पर्सन अपॉइंटमेंट हो रहा है एज अ की मैनेजरियल पर्सन और a director of the company or upon becoming a promoter or member of the promoter group shall disclose his holding of securities of the company as on the date of appointment। अरे भाई कोई लिस्टेड कंपनी है, उस लिस्टेड कंपनी का कोई डायरेक्टर है, कोई प्रमोटर है, कोई KMP है, सब पहले कंपनी बन गई थी, लिस्टेड कंपनी थी, रेगुलेशन 2015 में आए हैं, लॉ ने बोला 30 दिन में डिस्क्लोजर देना है। एक बात हो सकता है कोई लिस्टेड कंपनी है 2016 में, उस लिस्टेड कंपनी में कोई नया पर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ, तो लॉ ने बोला वो नए पर्सन को डिस्क्लोज देना है 7 दिन के अंदर जब से अपॉइंटमेंट हुआ है। ये हुआ हमारा इनिशियल डिस्क्लोजर, राइट। बहुत ध्यान से, मेरी कंपनी 2010 में थी, 10 में लिस्टेड कंपनी थी, 2015 में इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिशन रेगुलेशंस आए हैं हमारे पास, तो लॉ ने बोला जब से ये रेगुलेशन इफेक्ट में आए हैं आपको 30 डेज में डिस्क्लोजर देना है। एक बात, मेरी कंपनी 2010 में बनी थी, बट मेरी कंपनी में मिस्टर आशीष का अपॉइंटमेंट हुआ है 2016 में, तो लॉ ने बोला आपका अपॉइंटमेंट कब हुआ है साहब, KMP की तरह 2016 में, रेगुलेशन कब आया था 2015 में, तो आपको 7 डेज में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये दोनों तरीके के डिस्क्लोजर्स को हमने कहाँ क्लासीफाई किया है, इनिशियल डिस्क्लोजर में। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम बात करें यार कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर, रेगुलेशन नंबर 7(2) है। आपको ये 7(1) 7(2) याद रखना पड़ेगा, आपको रेगुलेशन 5 याद रखना पड़ेगा जो बात करता है ट्रेडिंग प्लान की। कुछ रेगुलेशन नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। एवरी प्रमोटर, मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप, डेजिग्नेटेड पर्सन एंड डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी शैल डिस्क्लोज टू द कंपनी द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एक्वायर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ। ये पर्सन ने जो भी शेयर्स खरीदे हैं या जो शेयर्स बेचे हैं, कितने दिन के अंदर बताना पड़ेगा आपको, 2 वर्किंग डेज, विद इन 2 ट्रेडिंग डेज ऑफ सच वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ट्रेडेड। भले आपने एक बार में वो शेयर्स परचेज करें या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं आपके एक कैलेंडर क्वार्टर में, मतलब 3 महीने में, राइट।
मतलब जनवरी फरवरी मार्च एक कैलेंडर क्वार्टर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हमारे क्या हुए यार कैलेंडर क्वार्टर। कितने रुपए के आपने करे, एग्रीगेट टू अ ट्रेडेड वैल्यू इन एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपीज़ और सच अदर वैल्यू एज मे बी स्पेसिफाइड। तो लॉ ने क्या बोला, हर प्रमोटर कंपनी का या मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप या डेजिग्नेटेड पर्सन या डायरेक्टर, जब भी आपने कोई शेयर्स एक्वायर करे, या तो आपने एक बार में फॉर एग्जांपल आपने 14 फरवरी को आपने सब शेयर्स एक्वायर करे हैं आपने 10 लाख या 11 लाख रुपए के, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ये कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर है। जून में आपने फिर परचेज करे सब 2 लाख रुपए के। एक ऑप्शन क्या है यार, आपने 14 फरवरी को 10 लाख रुपए के शेयर परचेज करे, डिस्क्लोजर दे दो। ये हो गया आपका जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर, राइट। फिर सेकंड क्वार्टर अप्रैल मई जून तक आता है। आपने क्या करा, अप्रैल में आपने फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़ के शेयर परचेज करे, जून में आपने 3 लाख रुपीज़ के शेयर परचेज करे एंड जुलाई में आपने 6 लाख के शेयर परचेज करे। लॉ ने बोला सब मिलाकर 10 लाख क्रॉस कर गया, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा क्योंकि ये कैलेंडर क्वार्टर हो गया, राइट। एक और एग्जांपल, आपने जुलाई से सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर होता है, थर्ड कैलेंडर क्वार्टर होता है। अरे भाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई में आपने 2 लाख के परचेज करे, अगस्त में आपने 2 लाख के परचेज करे, सितंबर में आपने 2 लाख के परचेज करे। इस केस में आपको कोई डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, लॉ ने क्या बोला, अगर आपने कैलेंडर क्वार्टर में एक बार में 10 लाख के शेयर परचेज करे देन यू नीड टू मेक अ कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर, राइट। या फिर आपने उस कैलेंडर क्वार्टर में इंस्टॉलमेंट में शेयर परचेज करे, बट याद रखना कैलेंडर क्वार्टर के अंदर, तो फिर आपको डिस्क्लोजर देने, उससे कम परचेज करे हैं 10 लाख से, देन यू नीड नॉट टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ डिस्क्लोजर, राइट। एग्रीगेट टू द ट्रेडेड वैल्यू इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख, राइट। चलें, ये हुआ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट। एवरी कंपनी शेल नोटिफाई द पर्टिकुलर्स ऑफ सच ट्रेडिंग to the stock exchange on which securities are listed within 2 trading days of receipt of disclosure or from becoming aware of such information, right। तो डिस्क्लोजर अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन देगा, वो पर्सन देगा, राइट, वो पर्सन देगा। एंड यहाँ पर किसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, कंपनी के ऊपर डाल दी जिम्मेदारी कि भाई कंपनी को किसको देना पड़ेगा, शैल नोटिफाई द पर्टिकुलर्स ऑफ सच ट्रेडिंग, किसको नोटिफाई करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को, जहां पर वो शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, विद इन 2 ट्रेडिंग डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिस्क्लोजर। जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिली आपको 2 दिन में इंटीमेट करना है, राइट। ये जब आपको पता चला तब आपको इंटीमेट करना है। तो ये हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक बात करता है यार इनिशियल डिस्क्लोजर की और एक बात करता है कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर की। इनिशियल डिस्क्लोजर में 2 पॉइंट था। मेरी कंपनी लिस्टेड हुई है 2010 में, रेगुलेशन आया है 2015 में। लॉ ने बोला जब से रेगुलेशन इफेक्टिव हुआ तब से आपको ये रेगुलेशन में जो डिस्क्लोजर पार्ट है वो 30 डेज में देना है। आपका 2016 में अपॉइंटमेंट हुआ है, किसी नए पर्सन को आपने अपॉइंट करा एज अ KMP, वो इस रेगुलेशन में डिस्क्लोजर देने के लिए लायबल है विद इन 7 वर्किंग डेज, 7 डेज में, राइट, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इन केस ऑफ कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर, अगर आपकी टोटल वैल्यू एक कैलेंडर क्वार्टर में, राइट, अगर आपने नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड हैं या डिस्पोज ऑफ हैं, खरीदे हैं या बेचे हैं आपने, तो लॉ ने बोला कुछ भी है सब 10 लाख रुपए का हो गया, आपको अकॉर्डिंगली डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या हुआ यार, ये हमारे पास हुआ आपका डिस्क्लोजर पार्ट, कौन सा वाला, इनिशियल डिस्क्लोजर एंड कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट। बेहद इंपॉर्टेंट रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करा है सेबी ने, इंट्रोड्यूस करा है। बेसिकली ये कंसेप्ट बात करता है विसिल ब्लोअर पॉलिसी की, राइट। अगर हम एक लाइन में बात करें, सीधी बात है सब, आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता चली कि यार फलाना फलाना डायरेक्टर या फलाना फलाना KMP कोई ऐसे काम कर रहा है जो इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड
हो सकता है। कोई इन्फॉर्मेशन बाहर सर्कुलेट कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन का पता चला, आप जाकर साहब सेबी को बोल दो। इस रेगुलेशन में नाम क्या है इसका, इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड। आपको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा चुगली करने के लिए। बेसिकली आपको ये हैबिट सिखा रहे हैं साहब चुगली करने की, बट ये चुगली करना अच्छी बात है क्योंकि ये प्रोहिबिट करेगा फिर इनसाइडर ट्रेडिंग को, राइट। चलो, सो अ न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड 3rd A हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस रेगुलेशन फॉर इंसेंटिव। हम इंसेंटिव देंगे, रिवॉर्ड देंगे किसको, इन्फॉर्मेंट को, राइट। और इन्फॉर्मेंट मतलब कौन होता है, ये चले हम यहाँ पर। तो इन्होंने बोला इन्फॉर्मेंट मीन्स एन इंडिविजुअल। कौन होगा, सिर्फ एक इंडिविजुअल होगा। हु वॉलेंट्री सबमिट टू द सेबी, जो अपनी इच्छा से सेबी को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। एक फॉर्म बोला है, अ वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म रिलेटिंग टू द अलेज्ड वायलेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग लॉस। मतलब वो उस फॉर्म में क्या इंटीमेशन देगा, क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि सर आप इसकी तहकीकात कराएं, आप इसका इन्वेस्टिगेशन कराएं, यहाँ पर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का काम होने वाला है। दैट हैज़ अकर्ड, हो चुका है, इज़ अकरिंग, हो रहा है या होने वाला है, हैज़ अ रीजनेबल बिलीव दैट इट इज़ अबाउट टू अकर, मतलब होने वाला है। तो लॉ ने बोला इन्फॉर्मेंट मतलब कोई इंडिविजुअल होगा जो अपने आप सेबी के पास गया, एक फॉर्म भरा, नाम क्या है उसका, VIDF वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म, राइट। और वो क्या बताएगा कि सर कोई ऐसा इनसाइडर ट्रेडिंग का वायलेशन होने वाला है या हो चुका है या फिर हो रहा है। इन अ मैनर प्रोवाइडेड अंडर दिस रेगुलेशन, जो इस तरीका बताया है रेगुलेशन में, आपको वैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और आपको क्या मिलेगा साहब, इनाम मिलेगा आपको, रिगार्डलेस ऑफ वेदर सच इंडिविजुअल सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट प्रोसीजर कंडीशंस टू क्वालिफाई फॉर रिवॉर्ड। लॉ ने बोला भले ही आप क्वालिफाई नहीं हो, देन टू उससे मतलब नहीं है, बट आपको इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। चले आगे। तो चैप्टर 3rd बात करता है इन्फॉर्मेंट की। हु सबमिट टू द सेबी, आपको एक क्या देना है, वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर देना है आपको। किसके रिस्पेक्ट में, कि भाई कोई ऑफेंस होने वाला है, हो चुका है या हो सकता है। द न्यू प्रोविज़न प्रिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ सबमिटिंग इन्फॉर्मेशन, जो नए प्रोविज़न हैं इस रेगुलेशन के, उसमें बताया है कि भाई किस तरीके से आपको देना है इन्फॉर्मेशन। वेरियस फॉर्म्स प्रोसीजर्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिवॉर्ड एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट। याद करें हम स्कैम 1992, राइट। सब हर्षद मेहता का स्कैम वाली जो वेब सीरीज़ थी, उसमें भी एक SBI के बंदे ने आके टाइम्स ऑफ इंडिया वाली मैडम को बताया था कि मैडम ऐसा ऐसा 500 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, राइट। वही चीज़ है यहाँ पर, बट इसका मतलब ये नहीं कि सर सेबी ने भी वेब सीरीज़ देखी एंड सेबी ने साहब जो चेयरपर्सन है उन्होंने लेके ये इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके पहले ये आ गया था। कॉन्सेप्ट वही है। इररेलेवेंट, वेक्सेशियस, फ्रॉबुलस इन्फॉर्मेशन, फालतू की इन्फॉर्मेशन दी उसको एक्सक्लूड कर देंगे हम, राइट। टाइम पास नहीं करना हमको। तो बोल क्या रहा है वो, irrelevant information includes reporting of information which is in the opinion of SEBI, SEBI की ओपिनियन में does not constitute a violation of insider trading law। अरे भाई कोई इन्फॉर्मेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन दी, सेबी को लगता है नहीं यार ये टाइम पास इन्फॉर्मेशन है, किसी काम की नहीं है, ये कोई इनसाइडर ट्रेडिंग स्टैब्लिश नहीं करता। एक बात, इज रेंडर्ड सोनली फॉर द पर्पज ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये इसलिए दिया गया है, ज़बरदस्ती दिया गया है, ज़बरदस्ती इसको इनसाइडर ट्रेडिंग का एक्ट बनाया जा रहा है क्योंकि जो इन्फॉर्मेंट है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसकी कोई झगड़ा होगा उससे। इज़ रेंडर्ड इंटेंशनली इन एन एफर्ट टू वेस्ट द टाइम एंड रिसोर्सेज ऑफ सेबी, और आप इसलिए लेकर आए हो साहब ताकि सेबी अपना टाइम और आपके लिए पैसा वेस्ट करे। लॉ ने बोला साहब हम आपको ये ऑप्शन नहीं देंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने दी कचरे में उठा के फेंक देंगे हम, राइट। आगे, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, ओरिजिनल मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन, रॉ इन्फॉर्मेशन मीन्स एन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन। आपने जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है पर्टेनिंग टू एनी वायलेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट नॉलेज और एनालिसिस ऑफ द इन्फॉर्मेंट, वो जो पर्सन ने इन्फॉर्मेशन दी है, खुद खोज करके लेके आया है वो,
नॉट नोन टू सेबी को नहीं पता था भाई ये इन्फॉर्मेशन आने के पहले, बाद में पता चला तो क्या होगा, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। फ्रॉम एनी अदर सोर्स एक्सेप्ट वेयर द इन्फॉर्मेंट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन। सेबी को पता नहीं था ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, सेबी के किसी भी सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता था, सेबी ने वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट जो है उसने इन्फॉर्मेशन दी है तब पता चला। इज सफिशिएंटली स्पेसिफिक, क्रेडिबल एंड टाइमली। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिबल है, टाइमली है। टू कमेंस एन एग्जामिनेशन, इंक्वायरी और ऑडिट। असिस्ट इन एन ऑनगोइंग एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ऑडिट। ओपन रीओपन एन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और inquire into a different conduct as a part of ongoing examination, investigation, inquiry, audit directed by the SEBI, राइट। तो लॉ ने बोला इन सारे केस में वो इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे यार, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। अब आती भाई रिवॉर्ड की, कितना पैसा मिलेगा इन्फॉर्मेशन देने पर। बहुत स्कोप है भाई इस वाले में, राइट, बट मेहनत करनी पड़ेगी आपको अगर आपको ये रिवॉर्ड चाहिए हो तो। चले, रिवॉर्ड मतलब एनी ग्रेटिट्यूअस मॉनेटरी अमाउंट, पैसा मिलेगा। फ्रिज टीवी एसी नहीं देने वाला है सेबी साहब, वो आपको क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ पैसा, मॉनेटरी पेमेंट। फॉर विच एन इन्फॉर्मेटर इज डिक्लेयर्ड एलिजिबल एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन, राइट, जिस व्यक्ति को बोला है। बट इसमें इन्होंने एक कंडीशन डाल दी यार, मॉनेटरी सैंक्शन। मॉनेटरी सैंक्शन मतलब क्या है सब, मैंने फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के अगेंस्ट में मैंने कोई कंप्लेंट डाली सेबी को, मैंने कहा यार ये कंपनी सब, कंपनी वाले ढंग से काम नहीं कर रहे हैं सब, आप जाके इनको चेक करो, आपको मज़ा आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंपनी का नाम देखें, रिलायंस कम्युनिकेशन, मैंने बोला यार कि साहब ये अनिल अंबानी जो है ये ढंग से काम नहीं करते हैं साहब, ये इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, राइट। तो लॉ ने, मैंने बोला सेबी को बोला, मैंने कंप्लेंट दी। लॉ ने बोला है कि भाई आपने कंप्लेंट दी, सेबी क्या करेगा, इंक्वायरी। कम से कम इंक्वायरी में मिनिमम जो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कम से कम 1 करोड़ का तो होना ही चाहिए। समझ में आया? फिर से, जो भी इन्फॉर्मेंट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है एंड जिसके बेस पर हमने इंक्वायरी कराई या इन्वेस्टिगेशन कराई, कम से कम आपको रिवॉर्ड कब मिलेगा, मुझे रिवॉर्ड कब मिलेगा, जब कम से कम वो जो उसमें देनदारी निकल रही है, जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 1 करोड़ रुपए तो होना ही चाहिए। 1 लाख रुपए के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना हमको, राइट। मॉनेटरी सैंक्शन, मॉनेटरी सैंक्शन शैल मीन एनी नॉन मॉनेटरी सेटलमेंट टर्म्स और एनी डायरेक्शंस ऑफ द सेबी इन द नेचर ऑफ डिसजॉर्जमेंट, राइट। अंडर सिक्योरिटीज लॉ, कौन से लॉ में, सिक्योरिटीज लॉ में, एग्रीगेटिंग टू एटलीस्ट 1 करोड़ रुपये अराइजिंग फ्रॉम द सेम ऑपरेटिव फैक्ट कंटेंड इन दी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन से निकल कर आ रहा है और अगर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन तो हो, 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन तो होना चाहिए। 1 लाख गरीब वालों की हम बात नहीं करेंगे, राइट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा आपको कितना मिलेगा यार, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मैक्सिमम आपको 1 करोड़ तक का मिल सकता है। आगे, सबमिशन ऑफ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टू दी सेबी बोर्ड। एन इन्फॉर्मेंट शेल सबमिट, आपको एक फॉर्म है, नाम क्या है, वॉलंटरी इंफॉर्मेशन VIDF, टू द ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन ऑफ द सेबी। आप सेबी के ऑफिस में जाओ, जो भी फॉर्मेट है स्केड्यूल D में। द वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म मे बी सबमिटेड थ्रू इन्फॉर्मेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आप नहीं हो, LR सबमिट कर सकता है। However, where the informant does not submit the VIDF through a legal representative, तो सेबी in person बुला सकता है। The SEBI may require such informant to appear in person to ascertain to his or her identity and the veracity of the information so provided। फिर वो in person कॉल कर सकता है। फिजिकल प्रेजेंस का प्रोविज़न है ताकि चेक कर पाए आइडेंटिटी और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी उसका सोर्स। आगे, रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन बाय द बोर्ड, किसको मिल गई यार, आपने दे दी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन, अब मिली 7C में सेबी को। द बोर्ड में डेजिग्नेट, अब बोर्ड क्या करेगा यार, एक ऑफिसर को लगाएगा, अ डिवीज़न टू फंक्शन एज अ इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन। द ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन शैल परफॉर्म द फॉलोइंग एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी इंक्लूडिंग, क्या क्या काम करेगा ये ऑफिस, पहला पॉइंट,
रिसीविंग एंड रजिस्टरिंग द VIDF, राइट, फर्स्ट पॉइंट है। मेकिंग ऑल नेसेसरी कम्युनिकेशन विद द इन्फॉर्मेंट, पूरा कम्युनिकेशन करेगा। अरे यार यहाँ पर ये जगह पर समस्या हो सकती है, हो सकता है सब वो शर्मा जी जो रहें या वर्मा जी रहें, सब वो कंपनी से साठगांठ कर लें कि कब आपकी खबर आई है और ऐसा है, तो ये पोजीशन बहुत काम की है। मेंटेनिंग अ हॉटलाइन फॉर द बेनिफिट ऑफ पोटेंशियल इन्फॉर्मेंट, हॉटलाइन मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो पाए, कोई ट्रेस नहीं कर पाए। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इन्फॉर्मेंट and act as an interface between the informant and the officers of SEBI, interacting with the informant incentive committee, issuing press release and rewarding relating to the informant, and submitting an online annual report to the SEBI relating to the functioning of the office of the informant protection। तो कुल मिलाकर ये सारे पॉइंट हैं। ये सेबी क्या करेगा, एक ऑफिस सेटअप करेगा और वो ऑफिस के ये फंक्शन हैं। एग्ज़ाम में 7C, रेगुलेशन नंबर 7C के ऊपर एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है और सिर्फ वो ये पूछेगा आपको कि भाई रिसिप्ट के बाद जो भी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी सेबी को, उसके बाद सेबी क्या करेगा। तो आपको रेगुलेशन नंबर 7C के सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ये पूरे के पूरे 6 पॉइंट्स। और आगे चलें। On receipt of VIDF, the Office of Informant Protection shall communicate the substance of the information along with the information evidence submitted by the person. Division Board of SEBI for examination and initiation of necessary, मतलब ये एक इंटरफेस, ये एक लिंक की तरह प्रोवाइड करेगा बिटवीन दी सेबी ऑफिस एंड सेबी डिवीजन और एक एप्लीकेंट के बीच में। The SEBI shall not be required to send any intimation or acknowledgement to the informant or any other person of the examination or action initiated by the SEBI। सब शर्मा जी वर्मा जी को प्रूफ में कुछ नहीं मिलेगा कि साहब हमने एक्शन लिया कि नहीं लिया, आप तो इन्फॉर्मेशन दो, कार्रवाई हुई, आपको इनाम मिल जाएगा। If any person to the receipt of VIDF or information under this regulation including rejection thereof, right। तो कुल मिलाकर सब अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे रेगुलेशन में ये वाला टॉपिक बहुत काम का है कि भाई क्या क्या करने वाला है वो सेबी का डिवीज़न और वो अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट करेगा। ये आपको 6 पॉइंट याद में रखना है, राइट। इन्फॉर्मेंट रिवॉर्ड, रेगुलेशन नंबर कौन सा है यार, 7D, काम का है हमारे, राइट। अपॉन कलेक्शन और substantial recovery of the monetary sanctions amounting to at least twice the reward, मतलब जितने रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा उससे 2 गुना तो कलेक्शन होना चाहिए उनका। The SEBI may at its sole discretion declare an informant eligible for reward, सेबी अपनी इच्छा से डिक्लेयर कर देगा भाई आपको रिवॉर्ड मिलेगा। And intimate the informant or his or her legal representative to file an application in the format provided in Schedule E for claiming such reward, right। आप उस रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए आप ये शेड्यूल E के अकॉर्डिंग फाइल कर सकते हैं। इन केस अगर एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेंट हैं जॉइंटली प्रोवाइडिंग दी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन तो आपको इक्वल बढ़ जाएगा। द रिवॉर्ड अंडर दिस रेगुलेशन शैल बी पेड फ्रॉम द, और आपको ये पैसा जो मिल रहा है वो कौन से फंड में मिलेगा, सेक्शन 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड अकाउंट। हाउएवर द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड शैल बी 10% ऑफ द मॉनेटरी सैंक्शंस कलेक्टेड और रिकवर्ड, 10% रहेगा। एंड बट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। द सेबी में प्रोवाइड इंटरिम रिवॉर्ड नॉट एक्सीडिंग ₹10 lakh ऑन द इशू ऑफ फाइनल ऑर्डर बाय सेबी अगेंस्ट द पर्सन डायरेक्टेड टू डिसचार्ज, राइट। जिस व्यक्ति दोषी पाया गया जिसको पैसा देना है तो सेबी हो सकता है 10 लाख रुपए इंटरिम आज आपको रिवॉर्ड के रूप में दे दे, मतलब अच्छा स्कोप है ये वाला काम करने में भी। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड, रेगुलेशन नंबर कौन सा है यार, 7E। द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड इफ पेबल शेल बी डिटरमाइंड बाय द सेबी, कौन डिसाइड करेगा यार, सेबी डिसाइड करेगा देना है कि नहीं देना है। While determining the amount of reward, the SEBI may specify the factors that may be taken into consideration by the Informant Incentive Committee। फैक्टर्स चेक करेगा कितना देना है आपको, उन फैक्टर्स के बेसिस पर आपको रिवॉर्ड डिसाइड होगा। An informant may be eligible for a reward whether or not
ही रिपोर्टेड द मैटर टू हिज ऑर्गेनाइजेशन एज पर द इंटरनल लीगल कंप्लाइंस प्रोसीजर एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सच। लॉ ने बोला कुछ भी हो जाए यार, हम तो आपको रिवॉर्ड दिलवाएंगे, आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा ही। ये हमारे पास, अच्छा ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है कि भाई आपको 10% मिलेगा या मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक इंटरिम रिवॉर्ड आपको 10 लाख रुपए दिलवा सकते हैं हम, राइट। 7E के बाद है हमारे पास 7F, राइट, एप्लीकेशन फॉर रिवॉर्ड। Informant who are considered tentatively eligible for a reward shall submit the informant reward claim form set out in the Schedule E to the SEBI within the period specified by। जो टाइम पीरियड बोला गया है उस टाइम पीरियड में आपको देना है। Prior to the payment of reward, रिवॉर्ड देने के पहले an informant shall directly or through his or her legal representative disclose his or her identity। आपको अगर सेबी ने बोला है तो आपको आइडेंटिटी अपनी रिवील करनी पड़ेगी। ये समस्या होती है सब, आइडेंटिटी रिवील करने में प्रॉब्लम है। क्यों? अगर आपने आइडेंटिटी रिवील कर दी और हो सकता है कोई सेबी का बंदा उस कंपनी के डायरेक्टर को जाके रिपोर्ट कर दे और वो से आपको 10 लाख रुपए मिल गए, आपको 1 करोड़ रुपए मिल गया, बाद में हो सकता है वो डायरेक्टर इतना परेशान हो जाए कि आपको फिर चौराहे पे मिले, और चौराहे पे मिलेगा तो समस्या होगा, खर्चा आपका 10 लाख से ज़्यादा ही हो जाएगा, राइट। चले, रिजेक्शन ऑफ क्लेम फॉर रिवॉर्ड, रेगुलेशन 7G पेनफुल है साहब, हमने तो पूरी मेहनत करी, उन्होंने लेकर रिजेक्ट कर दिया। तो 7G बात करता है रिजेक्शन ऑफ क्लेम फॉर रिवॉर्ड। नो रिवॉर्ड शैल बी मेड टू द एप्लीकेंट। पहली बात तो भाई ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करी, घर जाओ अपने। Who has acquired the original information through or as a member or officer or employee of any regulatory agency। वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, गलत बात है, आपने वहाँ की इन्फॉर्मेशन लीक करी है। अच्छा, अंडर एनी लॉ इन इंडिया आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग दिस सेबी, फेमा से अथॉरिटी RBI से मिल गई आपको। एनी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, गलत बात है। सर्विलेंस और इन्वेस्टिगेशन विंग CBI से इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको। एनी लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग दी पुलिस, सेंट्रल स्टेट रेवेन्यू अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स वालों से इन्फॉर्मेशन मिल गई, छापा मारने जा रहे हैं साहब, इन्फॉर्मेशन मिल गई, गलत है। लॉ ने बोला ऐसी इन्फॉर्मेशन हम ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ये आपका काम है, आपको तो मेंटेन करना है सीक्रेसी, आपको रिवॉर्ड के चक्कर में नहीं भागना है। अगेंस्ट हुम सेबी में इनिशिएट और हैज़ इंस्टिगेटेड क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सिक्योरिटी लॉ। तुम खुद ही दोषी हो, तुम दूसरे को दोषी बोल रहे हो, लॉ ने बोला गलत है, खुद चोर होकर दूसरे को चोर नहीं बोलना है। Who willfully refused to cooperate with the SEBI during its course of investigation, inquiry, audit, examination or other proceeding under securities law। मतलब जब आपके ऊपर कार्रवाई चल रही तब आपने सपोर्ट नहीं करा, और जब ये रेगुलेशन आया आपको इसका पता चला तो आप यहाँ पर आप इन्फॉर्मेंट बनने जा रहे हो, रिवॉर्ड लेने जा रहे हो, गलत बात है। सीताराम याद करो स्कैम मूवी से। Who knowingly makes any false, fictitious, fraudulent statement or representation, uses any false writing or document knowing that the writing or document contain any false, fictitious, fails to furnish the complete information available with him, accessible by him in relation to the alleged violation, who is obligated under any law or to report such original। आपकी ज़रूरत थी भैया, आपको बताना चाहिए इन्फॉर्मेशन, आपने नहीं बताया, इन्फॉर्मेशन रिवॉर्ड लेने के लिए आ गए। प्रोवाइडेड दैट सेबी में इफ डीम्स फिट सोल डिस्क्रिप्शन एग्जम्प्ट अ पर्सन फ्रॉम एनी ऑफ दिस डिस्क्वालिफिकेशन। सेबी चाहे तो भाई आपको एग्जम्प्ट भी कर सकता है, राइट। तो ये एक तरीके का हमने क्या रखा है इसके ऊपर, हमने एक तरीके का सब वो एक सेबी ने अपने पास पावर रखी है कि सेबी एज पर रेगुलेशन नंबर 7G के हिसाब से हम एग्जम्प्ट भी कर सकते हैं और आप रिवॉर्ड लेने के पात्रता रख सकते हैं। तो ये कौन सा हमारे पास 7F एंड 7G, और इसी के साथ में हमारा कौन सा वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड रेगुलेशन जो है, जो 3rd A में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काम का है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम का है। कुछ काम ना मिले साहब ये काम चालू कर दो, इसमें भी पैसा है, बट चौराहे वाली समस्या तो है। रेगुलेशन 8 बात करता है कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, राइट, काइंड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जैसा रेगुलेशन 9 भी है, राइट। चले,
तो हम बात करें साहब कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर रेगुलेशन नंबर 8 है, द BOD ऑफ द लिस्टेड कंपनी शेल फॉर्मुलेट, मतलब हर लिस्टेड कंपनी को बनाना है, पब्लिश करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे अ कोड ऑफ प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स फॉर फेयर डिस्क्लोजर ऑफ UPSI अनपब्लिश, हम बोलते हैं इसको, ज़माना बोलता है UPSI, हम बोलते हैं UPPSI अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। एवरी सच कोड ऑफ प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स फॉर फेयर डिस्क्लोजर ऑफ UPSI, मतलब आप जो भी डिस्क्लोज करोगे वो फेयर होगा, आपको उसका फ़ायदा नहीं उठाना है। और अगर कोई अमेंडमेंट करा आपने इसमें तो आपको अकॉर्डिंगली स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है जहां पर आपकी कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं। चले भाई, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ फेयर डिस्क्लोजर शेड्यूल A टू दिस रेगुलेशन लेज डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहली बात, प्रॉम्प्ट पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जिसका प्राइस डिस्कवरी पे इफेक्ट हो सकता है, हाथों हाथ इंटीमेट करो पब्लिक को। प्राइस डिस्कवरी नो सूनर देन क्रेडिबल एंड कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन कम्स इनटू बीइंग इन ऑर्डर टू मेक सच information generally available. यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल डिसमिनेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, सबको पता होना चाहिए, सिलेक्टिव लोगों को नहीं बांटना है। आपको न्यूज़पेपर में, आपको न्यूज़ चैनल पे, हर न्यूज़ चैनल को, मतलब सीधी बात है, आपने सेबी को दिया, सेबी ने सबको बांट दिया। डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर ऑफिसर एज अ चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर टू डील विद द डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉम्प्ट डिसमिनेशन ऑफ अनपब्लिश्ड टू गेट selectively that get selectively disclosed selectively inadvertently otherwise to make such information generally available, appropriate and fair response to queries, right, ensuring that information shared with analyst and research personnel is not unpublished। अरे भाई टीवी पर इंटरव्यू आते हैं सब, अनिल सिंघवी जी हमारे इंटरव्यू लेते हैं जी बिजनेस पे, तो आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना। वो तो और पूछेंगे सर और सुनाओ क्या है कंपनी में और क्या भविष्य में है, क्या नई कंपनी को एक्वायर करने वाले हैं, क्या ये वो ज़माने भर की बात। आपको ऐसी कोई अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। डेवलपिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मेक ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग विद एनालिस्ट, हैंडलिंग ऑफ ऑल अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन अ नीड टू नो बेसिस। आपको ज़रूरत है तभी इन्फॉर्मेशन देना है, आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास रेगुलेशन नंबर कौन सा हुआ यार, 8। रेगुलेशन नंबर 9 बात करता है कोड ऑफ कंडक्ट की, राइट, आपको किस तरीके से काम करना है। तो इन्होंने बोला the BOD or every listed company and the board directors of head of the organization, every intermediary shall ensure that CEO MD shall formulate a code of conduct with their approval to regulate, monitor, report trading by a designated person, immediate relatives, adopt the minimum standard set out in Schedule B to these regulations in case of listed company and Schedule C in case of intermediary to this regulation without diluting the provision of the regulation। आपको ये स्केड्यूल फॉलो करना है डिस्क्लोजर के रिस्पेक्ट में। एवरी कंपनी जिसकी शेयर्स लिस्टेड हैं कहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज में, एवरेज या फिर जो इंटरमीडिएट किसके पास रजिस्टर्ड है, सेबी के पास, मैंडेटरी आपको फॉलो करना पड़ेगा कोड ऑफ कंडक्ट रिगार्डिंग ट्रेडिंग by designated persons। Explanation, intermediary which are listed would be required to formulate a code of conduct to regulate, monitor, report trading by their designated person by adopting and minimum set out standard in Schedule B or C as the case may be, right। intermediate के लिए C है and B किसके लिए, listed company के लिए। तो आपको ये code of conduct जो prescribed हैं वो आपको follow करना पड़ेगा, important point, right। now पेनल्टी प्रोविज़न, सबसे काम के प्रोविज़न भाई, बेहतरीन पेनल्टी हैं। इफ़ एनी पर्सन वायलेट्स प्रोविज़न ऑफ दिस रेगुलेशन सो ही शैल बी लाइबल फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन अंडर सेक्शन 11, 11B, 11D और चैप्टर 6A सेक्शन 24 ऑफ सेबी एक्ट 1992। पेनल्टी फॉर इंसाइडर ट्रेडिंग अंडर सेक्शन 15G। बहुत बढ़िया भाई, आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपने कम्युनिकेट की है या आपने किसी को काउंसलिंग कराया है, लॉ ने बोला ऐसा कुछ भी काम किया, ये सब का सब कहाँ फॉल करता है, अंडर द प्रोविज़न ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग।
हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। और लॉ ने बोला कितनी पेनल्टी लगाओगे साहब आप हमारे ऊपर? शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन कम से कम 10 लाख रुपीज़। कम से कम कितनी? 10 लाख रुपए। बट विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है साहब, 10 लाख रुपए से 25 करोड़ रुपए तक की जिसको ये पेनल्टी सुना दो ना, तो वो जो काम करने चाहता है ना, वो पहले बेचारे की रूह कांप जाए। तो लॉ ने बोला 10 लाख रुपए की पेनल्टी मिनिमम है, इतना तो लेके चलो आप जेब में, राइट, अगर आप ये बाहुबली वाला काम करने वाले हो, इनसाइडर ट्रेडिंग वाला। मैक्सिमम विच कैन बी एक्सटेंड अप टू 25 करोड़ रुपीज़, और अभी भी छूटा नहीं है, और 3 times the amount of the profit made out of insider trading whichever is higher। बेहतरीन प्रोविज़न। क्या बोल रहा है वो आपसे? भाई 10 लाख रुपए तो मिनिमम पेनल्टी है, विच कैन बी एक्सटेंड अप टू 25 करोड़, और आपने जो प्रॉफिट कमाया है, से फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट कमाया 10 करोड़ रुपए, इसका 3 times कर लो, मतलब 30 करोड़। तो 25 करोड़ या 30 करोड़ विच एवर इज़ हायर, 30 करोड़ रुपए की आपको पेनल्टी, सिर्फ 30 करोड़ रुपए की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए लॉ ने बोला है साहब पेनल्टी क्यों लगाते इतनी हैवी पेनल्टी लिखते ही क्यों हैं, ताकि आप जब करने का सोचो ना तो आपके दिमाग में एक बार रहे कि बेटा 10 लाख रुपए तो मिनिमम लगेगा, मैक्सिमम अप टू 25 करोड़ है, एंड विच कैन बी एक्सटेंड अप टू 3 times ऑफ द प्रॉफिट। आपने जितना बनाया है उस विच एवर इज हायर, इतना अमाउंट तो आपके ऊपर लगने ही वाला है, राइट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनल्टी जो सेक्शन कहाँ पर दी गई है यार? 15G ऑफ, ये इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में नहीं है, ये सेबी एक्ट 1992 में है, राइट। बेहद इंपॉर्टेंट पेनल्टी, हमेशा याद रखना। चलें, सेक्शन 24 ऑफ द सेबी एक्ट भी कुछ बात करता है कि भाई इफ़ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंट और अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रावेंट और अबेट्स द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रेगुलेशन। आप ये रेगुलेशन की बात ही नहीं मान रहे। लॉ ने बोला कोई बात नहीं साहब, आपको हम क्या करेंगे साहब, 10 साल तक की सज़ा दे देंगे। फाइन कितना लगा देंगे? 25 करोड़ रुपीज़, या दोनों लगा देंगे। बस आप मत मानो हमारी बात, कोई दिक्कत नहीं। 10 साल का रहना खाना फ्री है, मतलब इम्प्रिजनमेंट। कितना पैसा लगेगा? 25 करोड़ रुपए। इफ़ एनी पर्सन फेल्स टू पे दी पेनल्टी, कोई हो सकता है भाई कोई बोले मैं पेनल्टी कहाँ से लाऊं भाई, मैं दे नहीं पाऊंगा। पेनल्टी इम्पोज बाय द एजुकेटिंग ऑफिसर और द सेबी फेल्स टू कंप्लाई विद द, ही शैल बी पनिशड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 month, विच में एक्सटेंड टू 10 years, और फाइन कितना है? 25 करोड़ रुपीज़, या दोनों, राइट। तो सेक्शन 24 ऑफ सेबी एक्ट बात करता है कि भाई अगर आपने रूल्स रेगुलेशंस एक्ट के प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस करा, 10 साल का रहना खाना फ्री है, या 25 करोड़ रुपए, या दोनों, राइट। और अगर कोई पर्सन नहीं दे पा रहा है ऐसा पेनल्टी जो एजुकेटिंग ऑफिसर ने इम्पोज करी है, सेबी ने इम्पोज करी है, लॉ ने बोला कोई टेंशन नहीं, 1 महीने की मिनिमम सज़ा, मैक्सिमम कैन बी एक्सटेंड अप टू 10 years, और फाइन कितना है आपका? 25 करोड़ रुपीज़, या दोनों, राइट। नाउ रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। बहुत बढ़िया है भाई, यही तो हमको देता है पैसा। चले, द ऑब्लिगेशन कास्ट अपॉन अ कंपनी सेक्रेटरी इन रिलेशन टू इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन कैन बी समराइज एज अंडर द कंपनी सेक्रेटरी शेल। पहला पॉइंट, एंश्योर सेबी कि भाई आपने कंप्लायंस कर रहे हो, डॉक्यूमेंट मेंटेन करें, आपकी जिम्मेदारी है, कंपनी सेक्रेटरी को चेक करने की जिम्मेदारी है। और अगर आप कंप्लायंस ऑफिसर बनोगे तो आप ही की जिम्मेदारी है। फर्स्ट पॉइंट, फ्रेम करोगे भाई कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर कंडक्ट इन लाइन विद द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल ए। फ्रेम करोगे कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लिस्टेड कंपनी एज पर बी। रिसीव इनिशियल डिस्क्लोजर फ्रॉम प्रमोटर, KMP वगैरह वगैरह सबसे डिस्क्लोजर लोगे 30 days फ्रॉम द रेगुलेशन टेकिंग इफेक्ट, हमने बात की थी 7(1) में। 7 days ऑफ सच अपॉइंटमेंट ऑफ बिकमिंग अ प्रमोटर, ये भी हमने बात की थी इनिशियल डिस्क्लोजर में, दोनों पॉइंट। प्री क्लियर द ट्रेड परसुएंट टू द रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द डेजिग्नेटेड पर्सन एंड ऑल्सो मॉनिटर ट्रेडिंग इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन। एंश्योर दैट नो ट्रेडिंग शेल बिटवीन 20th day prior to the closure of financial period and second trading day after the disclosure of financial result, right।
तो आप जब आपका जब फाइनेंशियल पीरियड क्लोज हो रहा है उसके 20 दिन पहले आपको कोई ट्रेड 20 दिन मतलब 31 मार्च को हो रहा है, तो उसके आपको 20 दिन के बाद कर रहा है वो, मतलब 10 मार्च के पहले करा है उसके बीच में नहीं होगा, 10 से 31 मार्च के बीच में नहीं होगा। Approve the trading plan and after the approval of trading plan as compliance officer shall notify the plan to the stock exchange, राइट। आपका जो ट्रेडिंग प्लान है रेगुलेशन नंबर 5 में, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो आपका 2 रिस्ट्रिक्शन है ट्रेड की। एक तो क्या है आपका सेकेंड ट्रेडिंग डे आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज करने के सेकेंड ट्रेडिंग डे के बाद ट्रेड करना। आप एक ट्रेडिंग प्लान में आपको ये इनकॉर्पोरेट करना है। एंड फाइनेंशियल रिजल्ट जो है आपका फाइनेंशियल पीरियड जो क्लोज हो रहा है उसके 20 डेज़ के मतलब 10 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में ट्रेड ना करना। मेंटेन रिकॉर्ड्स एज अ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ ऑल, अरे भाई ये क्यों, क्योंकि 31 मार्च को आपको पता चल जाएगा ना कि मेरी कंपनी में कितना प्रॉफिट होने वाला है, मे बी आप उसका बेनिफिट ले सको। मेंटेन रिकॉर्ड्स एज अ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ ऑल द डिक्लेरेशन गिविंग बाय डायरेक्टर्स, designated employees, partners in an appropriate form for a minimum period of 3 years. Take additional undertaking as a compliance officer from the insider for approval of trading plan. Such trading plan on approval will also be disclosed on the stock exchange. Monitor trades and implementation of code of conduct, frame and then monitor to adhere to the rules for the preservation of PSI. PSI मतलब प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो ये हमारे पास ओवरऑल कौन सा रेगुलेशन है यार, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन की हमने बात करी है। याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, राइट।